हेलो, नमस्कार। मैं आर के सैन, कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री भागलपुर से। बच्चों, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, पहले ये तो बोल दूँ, हम लोग 11th का जो स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग ये देखे हुए थे कि मैटर क्या है, और मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए थे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के ही बारे में पढ़ते हैं ना। तो मैटर की सारे क्लासिफिकेशन ख़त्म करके हम लोग अपना जो कदम बढ़ाए हुए थे वो वहाँ तक डिफाइन कर चुके थे कि हम लोग कंपाउंड किसको कहेंगे। हालांकि कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, दोनों लगभग समान ही ट्रीट करेंगे हम लोग। फिर भी हालांकि ये कहना गलत है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड है, लेकिन सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। फिर भी हम लोग दोनों को एक ही प्रकार से ट्रीट करेंगे, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बारे में, जिसको हम लोग यौगिक या अणु के बारे में बोलते हैं। तो उस कंपाउंड और अणु, जो कंपाउंड हम लोग पढ़े थे वहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया था कि एक क्लस्टर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम का समूह होते हैं, जहाँ पर वो एटम्स जो होते हैं ना वो एसोसिएटेड होते हैं, बंधे होते हैं केमिकल फोर्स से। केमिकल, जिसको हम लोग केमिकल फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। अब वो कई प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं उसमें से, अब आगे की डिस्कशन में हम लोग करेंगे ज़रूर। बट ये कह दो, जो कंपाउंड था, कंपाउंड क्लस्टर होते हैं एटम के या एलिमेंट के होते हैं। तो उनमें से जब एटम की क्लस्टर होती है तो थोड़ा सा हम लोगों को एटम के बारे में जानना पड़ेगा। तो एटम का डिफिनेशन हम लोग कर चुके थे, लेकिन जब हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत और आगे जब केमिस्ट्री के कदम और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कई प्रकार के कॉम्प्लेक्सनेस आते चलेंगे मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट की जब आवश्यकता पड़ गई तो उसकी हमको आवश्यकता कहाँ पड़ेगा, मोल में आवश्यकता पड़ेंगे। मोल जब निकालना सीख लेंगे तो ये हमारी केमिस्ट्री की सबसे बड़ी हथियार हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे बड़ी मेजर जो हमारे पास पार्ट है वो मोल है, और मोल बड़े बड़े को बोल्ड कर देता है। तो मोल को पढ़ने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मोल को पढ़ने के लिए हमको कंपाउंड का मास चाहिए, तभी मोल निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि उसके अलावा और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मैं फंडामेंटल बेसिक चीज़ मैंने बताया उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आनी चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आने के लिए आपके पास ये चीज़ें आनी चाहिए जो आपको बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपने 10th में इसके बारे में ज़रूर स्टडी किया होगा। हालांकि बहुत बच्चे 10th में इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब और अधिक गलतियां करने की कोशिश नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आज बताऊंगा, उस छोटी छोटी बातों को बाबू आप इग्नोर नहीं करना, नहीं तो वो छोटी छोटी बातें आपके लिए बड़ी ही दर्द देने वाले फैक्टर हो जाएंगे, बड़ी पेनफुल हो जाएंगे। इसलिए आप इसे इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना। वो छोटी छोटी बातें क्या है, जैसे मैं देखो यहाँ लिखा हूँ, रिमेंबर में एटॉमिक वेट को आपको रटना है, और रटने की धंधा भी नहीं अपनानी है। मैं ट्रिक दे दूंगा, वो अपने आप रटा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एलिमेंट है, और वो जानते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, सॉरी सिमिलर टाइप एटम से बने होते हैं। तो जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट जिस एटम से बना हुआ है उसका एटॉमिक मास कितना होगा। ओके, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट केमिस्ट्री में दोनों हम लोग समान लगभग मानते हैं। मास और वेट केमिस्ट्री में लगभग हम लोग समान मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग मास बहुत ही कम, लगभग में बहुत ही कम मास में, कम अमाउंट में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मास और वेट दोनों लगभग समान मानेंगे। लेकिन अदर सेक्शन में आपका फिजिक्स हो गया, वहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। हम लोग मास और वेट को एक समान नहीं कर सकते, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग कहेंगे। ओके, मान कर चलेंगे हम लोग। तो एटॉमिक वेट का हो, एटॉमिक मास को, इसको परमाणु भार बोलते हैं हम लोग। इधर भी वही लिखा हुआ है, थोड़ा जगह कमी था, जो चीज़ इधर लिखा हुआ इधर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, परमाणु संख्या इसकी 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। और एटॉमिक मास में आपको 2 पार्ट में लिखा हूँ, या तो AMU में लिखो, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर ग्राम पर मोल में लिखो। ये मोल क्या है अब इस पर डिस्कस नहीं करना है, हम लोग वहीं पर पहुंचना चाह रहे हैं। या तो उसका मास AMU में लिखो या ग्राम पर मोल में लिखो, दोनों बात बराबर होते हैं। कैसे बराबर होता है मैं उस सबको वहाँ पर आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU,
AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है बाबू? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होती है। मैं लिख दूँ क्या? चल कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में म्यू से भी दिखाया जाता है। ये लगभग में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होती है। दैट मीन्स एक AMU है, अगर इसे ग्राम में बदलना चाहते हो इसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो हीलियम का जो परमाणु भार होती है, एटॉमिक वेट हुआ करते हैं, कितना होता है बाबू? 4, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मास 4 AMU या 4 ग्राम पर मोल। लिथियम का कितना? एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7 AMU या 7 ग्राम पर मोल। अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और ये ट्रिक आपको कहाँ तक काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के एटॉमिक मास तक ही काम करेंगे, उसके बाद ये ट्रिक काम नहीं करेंगे, है ना। तो ट्रिक क्या है? आप शायद सम संख्या और विषम संख्या जानते होंगे, ऑड नंबर और इवन नंबर जानते होंगे। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या और इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो कहता है ट्रिक में इस्तेमाल करो, ये रूल नहीं है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन नंबर में होते हैं, सम संख्या में होते हैं, उसका जो एटॉमिक मास होगा ठीक उसका डबल कर दो। जैसे देखो बाबू, 2 है इवन नंबर में, एटॉमिक मास 4 AMU है, 4 ग्राम पर मोल। जैसे देखो 6 है ना, 6 है ना, तो 6 दूना 12, 12 AMU 12 ग्राम मोल। जैसे कि ऑप्शन 8 है, 8 दूना 16 AMU 16 ग्राम पर मोल। जैसे यहाँ पर देखो 12 है, इवन नंबर में, 12 दूना 24, 24 है ना। और दूसरा क्या कहता है ट्रिक, कि यदि एलिमेंट ऑड नंबर में हो, सॉरी यदि एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर में हो, परमाणु संख्या और विषम संख्या में हो, तो उसका जो परमाणु भार होते हैं ना, एटॉमिक मास जो होती है, वो डबल करके उसमें 1 बढ़ा दो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो बाबू, लिथियम 3 ऑड नंबर में है, 3 दूना 6, 1 7 AMU 7 ग्राम पर मोल, है ना। जैसे यहाँ देखो बाबू, सोडियम 11, 11 दूना 22, 21 AMU 10 ग्राम पर मोल। जैसे देखो अब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑड नंबर में है, 13, 26 AMU 26 ग्राम पर मोल। फास्फोरस 15 AMU, है ना। फिर यहाँ देखो पोटासियम 19, 39 AMU 39 ग्राम पर मोल। और लेकिन थोड़ी सी इसको याद करना, एक नाइट्रोजन को और एक क्लोरीन को, है ना। नाइट्रोजन ऑड नंबर में है, देखो मैंने कोई रूल नहीं बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था। नाइट्रोजन ऑड नंबर में फिर भी क्या होता है? डबल होता है। और क्लोरीन जो होते हैं वो थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में आते हैं। क्लोरीन चूँकि इसके एवरेज मास हुआ करता है वो क्लोरीन 35.5 AMU या 35.5 ग्राम पर मोल। तो आप इसे बाबू जरूर रट लो, आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा कुछ और है, उसको भी होनी चाहिए, नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें बरकरार आपके साथ बने रहेंगे। तो आप यहाँ तक क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर क्या करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। हटाओ बाबू, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, जल्दी से लिखेंगे बाबू। इसे मैं हटा रहा हूँ, इस सेक्शन को। कुछ और 8-10 और हैं कैल्शियम के बाद। देखो ये मैं नहीं कहा था, मुझे सबको नहीं रटना है, क्योंकि इतने एलिमेंट है, वहाँ इतने एलिमेंट को रट के क्या करोगे। जो मेरे लिए यूजफुल है, जो मुझे बार बार यूज करनी है, सिर्फ मैं उसी को लिख रहा हूँ, बाकी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। क्योंकि जिसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है उसको बेवजह की लोड बढ़ा के क्या करोगे। इतनी कम साइंस थोड़ी है, बहुत बड़ी साइंस मुझे पढ़नी है। फिजिक्स पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इतने बर्डन को लेकर चलना है आपको। इसलिए क्या करें, हम लोगों के जो यूजफुल चीज़ें हैं वो सिर्फ करेंगे, और जिसकी यूज नहीं है उसको हम लोग क्या करें, डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। जैसे इसके अलावा स्कैंडियम 21, स्कैंडियम SCANDIUM, स्कैंडियम, ओके बाबू। 21 इसके एटॉमिक नंबर हुआ करते हैं, मुझे इसकी एटॉमिक मास नहीं चाहिए। टिटेनियम 21
22 हुआ करते हैं, मुझे इसका भी एटॉमिक मास नहीं चाहिए। वेनेडियम 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 23 हुआ करते बाबू, मुझे इसकी भी मास नहीं चाहिए, लेकिन हाँ क्रोमियम का मुझे चाहिए ही चाहिए। क्रोमियम 24 हुआ करते हैं, इसके मास होता है 52 AMU या 52 ग्राम पर मोल, है ना। मैंगनीज 25 हुआ करते बाबू, इसके 55 AMU। बाबू बहुत ज़रूरी काम चीज़ें ये सब रट लिया करो। 55 AMU या 55 ग्राम पर मोल। अगर आप इसे अभी नहीं रटोगे तो बाद में फिर वही कहानी हो जाएगी जो कि आपका पूरा बचपन गुजर गया। 10th तक तो नहीं रटे होंगे, लेकिन अब इसकी आवश्यकता हम लोगों को है ना। इसका इधर आ जाऊँ, मैग्नीज 25, आयरन 26 हुआ करता है बाबू, 56 AMU या 56 ग्राम पर मोल। कोबाल्ट नहीं पड़ेगी आवश्यकता मुझे। निकेल, हाँ ये कभी पड़ जाएंगे आपको 12 में, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब। इसके होते हैं 58.69, निकेल 28, कोबाल्ट 27 होते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। 58.69 बोले तो लगभग 59 के बराबर, है ना। 69 बाबू, 69 7 नहीं। कॉपर बहुत ज़रूरी है। कॉपर 29, 63.5 AMU, 63.5 ग्राम पर मोल। 29 इधर चलूँ, अब ज़्यादा नहीं रटना है, और 3-4 है। कॉपर, जिंक, तीस, इसके होते हैं बाबू, जिंक 30, पैंसठ AMU या 65 ग्राम पर मोल। जिंक के बाद इसके बाद आएंगे बेरियम 56, एसेंटीन 50, इसके मुझे मास नहीं चाहिए। एसेंटीन 50, पहले तो सिल्वर कर लूँ, Ag सिल्वर, इस सब का एटॉमिक नंबर मुझे चाहिए, हालांकि लगभग इसकी मास नहीं चाहिए मुझे। एसेंटीन 50 होते हैं बाबू इसके, मुझे इसकी मास नहीं चाहिए। फिर ये Ba बेरियम, इसका मास मुझे चाहिए। बेरियम 56 होते हैं इसके बाबू, और 137 ग्राम पर मोल, 137 ग्राम पर मोल, 137 AMU। Au गोल्ड, जिसका कि एटॉमिक नंबर 79, है ना। इसकी मास मुझे नहीं चाहिए, इसकी मास मुझे चाहिए। इतना कर लो, इतना कर लो, आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको ये साथ देते रहेगा। हम सफ़र की तरह आपसे साथ चलेंगे, छाया की तरह आपके साथ चलेंगे। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अभी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक पर हैं।
जैसे जैसे हम लोग मंजिलें की स्टेप बढ़ते चलेंगे, मंजिल पर चढ़ने के लिए जो कदम है जो हमारे पास वो जो बढ़ते चलेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर इसको आपने लैग कर दिया, छोड़ दिया, तब आपने समझो कि सक्सेस की जो सबसे नीचे की मंजिल, नीचे की जो हमारे पास पायदान थे, उसको आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर से वही होगी, आपको बार बार इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। यार पहले शुरू में रट तो जा, जब रट जाओगे तो बाद की दिक्कतें कहाँ से आती है। तो बाबू इसे ज़रूर कर लें आप, फटाफट नोट करोगे, फटाफट नोट करोगे, क्योंकि मैं जहाँ पर जाना चाह रहा हूँ इसके साथ, इसको साथ में लेके अब वहाँ की बातें करूँगा। वो कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं जब हम लोग एटम के बारे में जान लिए। एक एमयू कितना होता है पूछता है ये, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। समझना बेटा, देखो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास हम लोग, हालांकि मोलर मास, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट को ही जनरली मोलर मास भी कहा जाता है। क्यों कहेंगे मोलर मास, ये अभी डिस्कस नहीं करना है। मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, ये फटाफट आपको निकालने आनी चाहिए। और इसको हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। मोलर द्रव्यमान ही कहते हैं। ओके बाबू, समझोगे। जैसे वाटर है, मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल कहो या कंपाउंड कहो, ओके। इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं? जैसे कि मैं कह दूं एक टोकरी है, इस टोकरी में आपके पास 4 मैंगोज हैं, 4 मैंगोज हैं। इसका मास 100 ग्राम है, इसका मास 50 ग्राम है, इसका मास 60 ग्राम है और इसका मास 80 ग्राम है। और इस टोकरी का जो मास है वो आपके पास 500 ग्राम है। और मैं ये कह दूं अब इस टोकरी का टोटल भार कितना होगा, तो शायद आप कैलकुलेट करके ही बोलोगे कि 500 ग्राम टोकरी का मास हो गया, अब प्लस इस 4 का मास जो हो गया 100 ग्राम प्लस 60 ग्राम प्लस 80 ग्राम प्लस 50 ग्राम, तो टोकरी का टोटल भार यही हुआ, है ना। क्यों भाई, सबको आपने सम कर दिया। वही मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ। मुझे इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है। इस मॉलिक्यूल का मास हम लोग कैसे निकालें, तो ये देखना पड़ेगा ये मॉलिक्यूल किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अणु जो है, वो 2 हाइड्रोजन के एटम से बना हुआ है और 1 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। अगर 2 एटम का मैं भार को और 1 ऑक्सीजन के भार को मैं जोड़ दूँ तो शायद मुझे इस अणु का भार निकल जाएगा। ना निकलेगा क्या? तो निकलेगा, तो मैं यहाँ निकाल दूँ। तो 1 हाइड्रोजन का भार कितना है, 1 ग्राम पर मोल। अब कैट है बाबू 2 हैं, प्लस 1 ऑक्सीजन का भार कितना, मैं मुझे भार चाहिए क्योंकि मैं इसका अनुभार निकाल रहा हूँ 16, है ना। ऐड करोगे तो 16 18 ग्राम पर मोल आएंगे आपके पास, 18 ग्राम पर मोल नहीं आएंगे क्या? तो देखो सिंपल सा मैं डिफाइन कर, हालांकि ये डिफिनेशन आपको सिंप्लीफाई मैं करके दे रहा हूँ, ये बेटर डिफिनेशन नहीं है, ताकि हम लोग क्या करें अभी आगे की स्टडी कर सकें। तो सिंपल डिफिनेशन क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे मैं निकालूं, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उस एटम का जो परमाणु भार होते हैं, एटॉमिक मास होता है, उन सब के योग को क्या कहा जाता है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे या मोलर मास कहेंगे। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। देखो यहाँ ग्राम पर मोल मतलब प्रत्येक मोल का मास 1 ग्राम में। तो मोलर मास हम लोग तब क्लियर कर पाएंगे बाबू जब मोल के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप क्या करो, उसे क्या करो, बस सुनकर सेटिस्फाइड हो जाओ। तो डिफाइन कर दो, इट इज द मास ऑफ, it is the mass of some, it is the mass
थोड़ा सा बाबू यहाँ सुधार कर लें। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट। कहाँ बाबू, कहाँ उपस्थित होगा? इन ए मॉलिक्यूल। मैंने लिखा इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। यह एटॉमिक मास का परमाणु भार का योग होता है ना। मास ऑफ ऑल एटम्स, सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है। कहाँ बाबू? प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल में उपस्थित हुआ करते हैं। तो मैं थोड़ा हिंदी लिख दूँ, अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को क्या बोलेंगे बाबू? अणुभार कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्सनेस में नहीं घुसूंगा मैं। अगर कॉम्प्लेक्स में घुसोगे तो कुछ और वहाँ पर आपको लैंग्वेज तो ये होंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके पास होगा। मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में नहीं गया हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दूँ, H2 इसका अणुभार मुझे निकालना, मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू इसका कितना होता है 1 ग्राम पर मोल इंटू 2 प्लस ये होता है बाबू 16, तो बराबर हो गया आपके पास 18 ग्राम पर मोल। फटाफट आपके पास होनी चाहिए। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकाले। कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का मास कितना 16, कहते बाबू 2 है। ये आपके पास 44 ग्राम पर मोल आना चाहिए, है ना। जैसे CH4 है, इसका मास निकालना, कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 गुना 4 बराबर 16 ग्राम पर मोल आने चाहिए। इतना ग्राम पर मोल, इतना ग्राम पर मोल गुना 1, है ना, गुना 4। जैसे एग्जाम्पल है C6H12O6, इसे आप ग्लूकोज बोलते हो, ग्लूकोज कहो या फ्रुक्टोज कहो, है ना। ग्लूकोज फ्रुक्टोज हम लोग देखेंगे अंतर। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप आए थी, एक फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप आए थे, वो अलग सी बात है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला यही होती है। अगर इसे करोगे बाबू तो एक कार्बन का भार कितनी 12 गुना 6, एक हाइड्रोजन का भार कितनी 1 गुने 12 प्लस एक ऑक्सीजन का भार कितनी 16 गुना 6। इसका समेशन करोगे, सम करोगे तो 180 ग्राम पर मोल आने चाहिए। तो ये जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, ये आपको निकालना नहीं। ये वाटर का कितना होता है, इतना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, इतना होता है। ये किसका कितना होता है, इतना होता है। इसका कितना होता है, इतना होता है, तो होता है। निकालोगे तो इतना ही आएगा। तो मैं क्यों ना इसको अपने ब्रेन में सेट कर लूँ कि ग्लूकोज का भार 180 ग्राम पर मोल होता है। क्यों? क्योंकि जब मोल निकालोगे, खास करके 12 में जब आओगे, तो 12 का जो आपके पास सोच पढ़ना है, आपके पास ये सॉल्यूशन पढ़ना है। उस सॉल्यूशन मोल के बिना नहीं चलता। और मोल में आपको ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एसिटिक एसिड का कितना होता है, ग्लूकोज का कितना होता है, यूरिया का कितना, ये बार बार निकालना पड़ेगा। तो बार बार निकालने, जब निकालोगे सम करोगे, तो सम करने में आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो क्यों ना मैं उस चीज़ों को अभी से क्या करूं, अपने अंदर में, अपने ब्रेन में जो आपके पास मेमोरी बॉक्स है, उसमें जाकर उसमें क्या करो, सेट कर लो। इस प्रकार से सेट करो कि कभी डिलीट ना हो, और अगर डिलीट हो गया तब तो फिर समझो कि आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। तो उस मेमोरी बॉक्स में इसको क्या करना है बाबू, सेट कर लेना है। मेमोरी बॉक्स करने का मतलब ये हुआ, आपके जहाँ पर यादाश्त करने की शक्ति, उस यादाश्त करने की शक्ति में सो जाके सेट कर लो, ठीक है। चलो अगला, इसी में कंटिन्यू, जितने भी है मैं सबको करके दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसे एक जगह कलेक्शन करके दे रहा हूँ, उसे आपको क्या करना है, याद कर लेनी है। जैसे ग्लूकोज C12H22O11, क्या बाबू, ये सुक्रोज, जिसे आप चीनी बोलते हैं, CRO, है ना।
सुक्रोज। हालांकि शुगर बोलना गलत है, फिर भी बोल दो। प्रत्येक चीज़ें जो मीठी लगती है वो शुगर ही होती है। डाइसेक्राइड हो, फिर मोनोसेक्राइड हो, सब शुगर ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे शुगर बोलते हैं। फिलहाल बोलता हूँ, लेकिन ये डाइसेक्राइड है। इसका जब निकालोगे तो आपके पास 12 आएंगे। इसका भार इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना है बाबू 16 इंटू 11। और जब इसका सम करोगे 342 ग्राम पर मोल आएंगे। आएंगे तो आएंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फटाफट बाबू। जैसे एग्जाम्पल यूरिया NH2CO NH2 है ना, NH2CO NH2, ये क्या है बाबू यूरिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रयोगशाला में ह्यूमन की तरह बनाया गया था, वो कौन है बाबू यूरिया है। वो हम लोग कब बातें करेंगे। मुझे अभी यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। चलो निकालता हूँ। एक नाइट्रोजन का भार कितना बाबू 14, और काइटो है 2 है, प्लस एक हाइड्रोजन का भार कितना 1, कितने 2 और 2 4 है, प्लस एक कार्बन का भार कितना बाबू 12, एक ऑक्सीजन का भार कितने बाबू 16, और सब का आपको ऐड करोगे तो 60 ग्राम पर मोल आएंगे। ओके। जैसे KMnO पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम पर मैग्नेट। ओके बाबू, चल मैं करता हूँ। हालांकि 158 आएगा, इसको सम करके मुझे याद है। पोटासियम 39, मैग्नीज 55, और ये ऑक्सीजन बाबू 16 गुना 4, और सबको ऐड करोगे 158 ग्राम पर मोल आएगा। याद कर लेना इसको, अच्छा रहेगा। जैसे KMnO4 के बाद H2 सल्फ्यूरिक एसिड कर दो बाबू 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुना 4 बराबर कितना बाबू 98 ग्राम पर मोल आएंगे। जैसे CH3COH, ये सब आपको यूज होगा बार बार। एसिटिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या हो एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक एसिड है। कर लूँ। एक कार्बन का मास कितना बाबू कितना बेटा, एक कार्बन का मास 12, काइटो है एक, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक हाइड्रोजन का मास कितना बेटा 1, कितने है बाबू 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का मास कितना बाबू 16, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे ना 60 ग्राम पर मोल आएंगे। आएंगे तो आएंगे, किंतु परंतु नहीं होने चाहिए इसमें। अगला कर लो। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सब जो आपके पास कंपाउंड था, उस कंपाउंड को मैंने क्या किया आपके सामने में लिख दिया हूँ। इसके अलावा भी और कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हालांकि उतने ज़्यादा यूज नहीं होते, लेकिन ये बार बार आपकी केमिस्ट्री में रिपीट करने वाले कंपाउंड हैं, बार बार रिपीट होने वाले कंपाउंड है। हालांकि आपको 11th में रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन 12 में सॉल्यूशन में ये सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए बाबू क्या करो, इसके मॉलिक्यूलर वेट को निकालें तो आप सीख ही लो। और निकालने के लिए सीखने का वो हथियार कब है, जब आपको नहीं याद है तब निकाल लो। लेकिन जब आपको याद है तो जैसे कि आपके पास मैंने सुक्रोज को लिखा था, सुक्रोज के तो कैलकुलेट करने में आपको आप इतना करोगे, इसको सम करोगे, सम करो 342 आएगा। अरे उतना देर में तो अगर मुझे याद है तो मेरे पास समय तो बच गया ना। और एग्जाम में आपको करना क्या है, टाइम को सेविंग करना है। और ये अगर ये कर लेते हो तो आपको ये क्या करें, टाइम को सेविंग कराएगा। और टाइम को जब सेव करोगे हो जाएगा तब आपको मोल भी पढ़ने, सॉरी जब आप इसको ये सब याद हो जाएगा तो मोल कैलकुलेट करने में बड़े ही मज़ा आएगा। तो बाबू आप लोग क्या करो, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो 11th के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, इसको सॉरी हमारे पास नहीं, जो 11th के बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं,
उससे क्या करो बाबू, इसे आप जरूर तैयार कर लो। वो आपके लिए क्या करेंगे, बाद में, अभी नहीं, बाद में, फ्यूचर में रामबाण के तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो फिर से मैं अब जो इसकी बात की और सारी बातें होंगी, मज़ेदार बातें होंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगे, उसमें आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए मैं फिर से क्या तो उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।